वेलकम टू मुस्कुराओ केमिस्ट। आज हम सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स दिमाग में आते ही लगता है थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ये फितूर तो बिल्कुल हट जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स को आइए शुरू करें। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही छुपा है, उस चैप्टर के अंदर क्या है ये बताने वाला रास्ता। आइए देखते हैं कैसे। केमिकल, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? केमिकल, केमिस्ट्री की बात करें यार, केमिकल मतलब तो कोई रिएक्शन ही हो रही होगी, है कि नहीं? केमिकल मतलब केमिकल लोचा है, कोई रिएक्शन हो रही है यार। और काइनेटिक्स, इस वर्ड की मतलब तो हम सभी जानते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है? स्पीड। तो भाई इस चैप्टर का मतलब तो यही है कि रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की स्पीड जिस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वही तो है केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब एक बात ध्यान में रखना, स्पीड, क्या ये वर्ड यूज करना सही? हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन हम इस चैप्टर में इस वर्ड को थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ता है ना थोड़ा सा। तो इस वर्ड को हम किस नाम से बुलाएंगे? इस वर्ड को हम किस नाम से बुलाएंगे? रेट के नाम से। तो अब अगर हम जब भी इस टॉपिक के अंदर रेट वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट की बात करी, हमने स्पीड की बात करी। स्पीड, स्पीड से दिमाग में क्या आता है? दिमाग में ला दो कोई गाड़ी चल रही है। अब अगर कोई गाड़ी चल रही है तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यही हम स्पीड कहते हैं ना, कि भाई कितना डिस्टेंस कितने टाइम में मेजर किया, इसे स्पीड कहते हैं। लेकिन अब अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो भैया दौड़ तो रही नहीं है, मतलब डिस्टेंस की बात तो नहीं आएगी। किसकी बात आएगी? रिएक्शंस के अंदर क्या होते हैं? रिएक्शंस के अंदर हमारे पास होते हैं कुछ रिएक्टेंट होते हैं, और वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यही तो एक रिएक्शन होती है। एक रिएक्टेंट है, कुछ भी रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इतना समझ आया? अब रिएक्टेंट जो है वो किस फॉर्म में लिए जाते हैं? अगर हम स्पीड की बात करें, रेट मतलब स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड किस फॉर्म में ली जाती है? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कितना समझ आया? स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसे ही हम स्पीड कहते हैं। क्योंकि हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं और रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है, तो उसको हम डिस्टेंस की फॉर्म में तो नहीं ले सकते। किस फॉर्म में लेंगे? क्योंकि रिएक्टेंट्स होते हैं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कंसंट्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम रेट को किस तरीके से लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। समझ आया? रेट क्या हो गई? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं? किसी भी रिएक्टेंट की अगर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या क्या हो सकती है? हम उसको मोलैरिटी के फॉर्म में ले सकते हैं, मोलैरिटी के फॉर्म में ले सकते हैं, और नॉर्मेलिटी के फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? कैपिटल एम, स्मॉल एम, इस फॉर्म में हम ले सकते हैं उसको। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम की बात करें तो इन तीनों को डिवाइड कर दो टाइम से। टाइम किस फॉर्म में ले सकते हैं? हम सेकेंड्स में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं, और मिनट्स में ले सकते हैं। तो इससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकल गई। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? आइदर मोलैरिटी पर सेकेंड, नॉर्मेलिटी पर सेकेंड, मोलैरिटी पर सेकेंड। मोलैरिटी को कैसे लिख सकते हैं? मोल पर केजी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं मोलैरिटी को। पर सेकेंड इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पर सेकेंड की जगह आप पर आर भी लिख सकते हो, पर मिनट भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ये हो गई हमारी एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। इसलिए हम इसको मोलैरिटी पर सेकेंड, नॉर्मेलिटी पर सेकेंड और मोल पर केजी पर सेकेंड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस कंसंट्रेशन की फॉर्मेट में प्रेजेंट है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस फॉर्म में होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी फॉर्म में लिखेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा सी, और चेंज इन टाइम को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा टी। ध्यान रखिए, टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि टाइम हमेशा स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक रिएक्शन को लेकर, मैंने एक रिएक्शन ली, एक रिएक्टेंट था आर जो कि कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट पी के अंदर। अब जब भी मैं कोई रिएक्शन करा रही हूँ तो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब कोई चीज़ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन टाइम से डिक्रीज ही होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। इतना समझ आया? अब एक बात आपको ध्यान रखनी है,
रेट क्योंकि स्पीड को डिनोट करती है तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को स्टार मार्क करके लिख देना, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब मैंने आपको एक चीज बोली है कि रिएक्टेंट के केस में कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट के केस में कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करती है। मगर इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई रिएक्शन ले लेते हैं, A इज कन्वर्टिंग टू P, A रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है, एट टाइम T इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मैंने A की कंसंट्रेशन ले ली फॉर एग्जांपल 20 मोल्स, 20 मोलारिटी, ये मैंने कंसंट्रेशन ली। इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। मान लीजिए 5 सेकंड बीत गए और 5 सेकंड के बाद इस रिएक्शन के अंदर अब A की कंसंट्रेशन कितनी बची, 10 m, और P कितना बनेगा, ऑब्वियसली जितना यहाँ से कम हुआ है वही तो बचेगा, 10 m बना। यहाँ तक समझ आया? अब मैंने यहाँ पे बोला व्हाट इज रेट, रेट निकालते चलिए इस रिएक्शन की, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये हमको निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर हम रेट निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं dA बाय dt से। लेट्स डिनोट इट बाय dA बिकॉज dA इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड dt इज चेंज इन टाइम। इसको मैंने लिखा एट टाइम T2 माइनस T1 लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 10 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 0, एक तो हो गया चेंज इन। देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या होगी। मैंने बताया था रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि ए रिएक्टेंट था, कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन को बॉक्स के अंदर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से हम कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। मैंने सेम तरीके से यहाँ डिनोट कर दिया डी डेल्टा डीए बाई डी टी। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 क्या है हमारा 10 m, C1 क्या है 20 m, तो 10 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 0, जो कि टाइम में चेंज हो गया। मैंने सॉल्व किया और मेरा आंसर आया -2 मोलैरिटी पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन रेट रिएक्टेंट के केस में कैसी आ गई है, नेगेटिव आ गई है। तो इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हम नेगेटिव चार्ज इसका कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो ऑलवेज क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो रेट इन केस ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, रेट इन केस ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगी ये माइनस dA बाई dt। माइनस साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि रेट जो है रिएक्टेंट के केस में उनकी कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगी। जब कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगी तो C2 माइनस C1 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आने वाली है। तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा दिया। तो रेट इन केस ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या हो गई, माइनस dA बाई dt। अब हम देख लेते हैं रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी सेम प्रोसीजर से निकालेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 मैंने आपकी कंफ्यूजन के लिए मार्क कर दिया है कि C2 क्या होगी 5 सेकंड्स के बाद वाली कंसंट्रेशन, और C1 क्या होगी जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है उससे हम C1 डिनोट कर रहे हैं। C2 माइनस C1 यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 माइनस 0, और T2 माइनस T1 सेम रहेगा 5 माइनस 0। यहाँ से हमारी कंसंट्रेशन पॉजिटिव आई, क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद टाइम हमेशा इंक्रीज करेगी, इसलिए कंसंट्रेशन पॉजिटिव आएगी। तो हमें यहाँ पे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव और हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया। तो आइए इसे समराइज करते हैं, किस फॉर्म में इसे लिखा जाएगा। ओके, लेट्स समराइज द टॉपिक। रेट किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, माइनस dA बाई dt इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अगर हम बात करते हैं, और प्लस dP बाई dt अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करते हैं। अब एक चीज और दिमाग में रखना, उसे भी स्टार मार्कर भी लिख लेना कि रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। रेट हमेशा 1 मोल के केस में ही डिनोट करेंगे, मतलब हमें नहीं पता कि रिएक्टेंट कितने मोल्स आए हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना ध्यान दिमाग में रखेंगे कि रेट हमेशा 1 मोल के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज को भी स्टार मार्क करके, रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। आइए एक रिएक्शन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है 3A plus 2B gives 4C। ये मैंने एक रिएक्शन मानी, जनरल रिएक्शन। इसकी रेट डिफाइन करनी तो मैं कैसे करूँ, सिमिलरली रेट क्या होगी, अगर मैं एक ही टर्म्स में बात करूँ
तो रेट हो जाएगी माइनस DA/dt। ठीक है, B की टर्म से बात करूं माइनस DB/dt, और C की टर्म से बात करूं तो प्लस DC/dt। यही होगी ना रेट। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और लाइन बोली कि रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ तो रिएक्टेंट में A के कितने मोल्स आ रहे हैं, 3 मोल्स आ रहे हैं, B के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और बना कितने रहे, C के 4 मोल्स बना रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब को 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर A को मुझे 1 मोल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको इसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्पेलिंग पे मत जाओ, छोड़ो उस चीज को, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे जाएंगे। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, -1/3 DA/dt। सेम केस हम B के साथ कर देंगे, -1/2 DB/dt। और क्योंकि प्रोडक्ट की केस में रेट हमेशा पॉजिटिव होगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 DC/dt। तो अब रेट क्या हो जाएगी, 1 मोल के केस में निकाल लिया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। रेट हमेशा सेम ही होगी। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो भी इक्वल होगी, प्रोडक्ट की केस में बात करें तो भी इक्वल होगी। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेट हमेशा पॉजिटिव होगी, रेट हमेशा कैलकुलेट होगी 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के केस में। समझ आ गया, बस इतनी सी बात ध्यान रखो और रेट का फॉर्मूला ईजी। अब आइए देखते हैं, हम एक नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। ये तो AB को लेके हमने बात कर ली, AB को लेके बात नहीं करते, एक अच्छी सी रिएक्शन लेते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये अमोनिया फॉर्मेशन का एक एग्जांपल है। इसकी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस, क्या इसके आगे कोई कोएफिशिएंट है, नहीं है तो कुछ भी मत लिखो, dN2/dt। माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की केस में हमेशा नेगेटिव आएगा। H2 की केस में क्या लिखेंगे, -1/3 D of H2/dt, यही लिखेंगे। और अगर हम अमोनिया के केस में लिखेंगे तो ये क्योंकि प्रोडक्ट है तो हम इसके केस में हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, तो प्लस ऑफ 1/2 D of NH3/dt। अब एक चीज दिमाग में लगाना, ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब गायब हो रहा है, या डिफॉर्मेशन भी मतलब होता है गायब होना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 बताओ कि N2 किस रेट से, किस स्पीड से रिएक्शन के अंदर से डिसअपीयर हो रहा है, तो आप वो कैसे बताओगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा होता है D of N2/dt। डिसअपीयरेंस का केस है, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव साइन तो आएगा, तो -dN2/dt। सेम अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या हो जाएगा, -d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। अब क्या इस केस के अंदर मैं कोएफिशिएंट जोड़ूंगी, क्यों जोड़ूंगी भैया, मैंने सिर्फ H2 की बात करी, मैंने रिएक्शन की बात थोड़ी ना करी है। मैंने आपको बोला था रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है 1 मोल के केस में, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन की रेट जो होती है, कोई भी रिएक्टेंट डिसअपीयर कितनी रेट से हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म किस रेट से होता है, उसकी हम पर मोल के केस में नहीं निकालते, तो वो हम डायरेक्टली dH2/dt निकालेंगे, उसमें कोएफिशिएंट ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, D of NH3/dt। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन कोई चीज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब टाइम के साथ उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए उसकी रेट हमेशा क्या होगी, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगी। क्या आपको यहाँ तक समझ आया, अगर यहाँ तक समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करिएगा। बाय। चले गए क्या, रुको, हर वीडियो के बाद एक छोटा सा बोनस तो लेके जाओ। बोनस के अंदर एक नया टॉपिक कवर हो जाएगा और वो भी बहुत ही जल्दी। देखिए, हम अभी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। अगर मैंने बात करी रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो मैं बोलूँगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करती है। ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से, कंसंट्रेशन किस तरीके से बनेगा, इस तरीके, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, कंसंट्रेशन के साथ टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट के केस में किस तरीके से ग्राफ बनेगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। अभी मैंने यहाँ से 0 से शुरू किया और यहाँ से मैंने कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से शुरू किया, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कुछ मौजूद है रिएक्टेंट की टाइम t = 0 पे, लेकिन t = 0 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0, इसलिए 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके जब ये बन जाएगी तो ये आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो चलो समराइज करते हैं। समराइज करने पे क्या आया, एक ग्राफ बनाओ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट में लिखो कंसंट्रेशन, इधर लिखो टाइम। अगर रिएक्टेंट की बात करूंगी तो रिएक्टेंट के केस में ये डिक्रीज होता जाएगा, तो ये किसका केस हो गया, रिएक्टेंट का। अगर प्रोडक्ट की बात करूंगी, प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, एक सेकेंड मैं तो बोल दो, इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के केस में। तो ये हो जाएगा एक ग्राफ समराइज। रिएक्टेंट के केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, प्रोडक्ट के केस में टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।